जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश 2026 क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 14 नंबर। इससे पहले 13 मॉडल पेपर चल चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको बता दें, जो भी मॉडल पेपर चल रहा है सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहां से जा कर के समस्त क्लासेस को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं, ऐसी सीरीज है, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, प्रयास यही किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पार्ट ये, जो कि आप लोगों को पता है, पूरा MCQ होता है 20 नंबर, और इसमें आपको OMR सीट पर करना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए एक निर्देश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। है क्या बच्चों? इसमें कह रहा है रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश। उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कठिन लड़ाइयाँ लड़ी या मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ी। बट वाज बैडली डिफीटेड, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार गए। ही हैड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स। उन्होंने अपने आप को पर्वतों में छिपा लिया। वन डे, एक दिन, व्हेन हाइडिंग इन ए केव, जब वो एक गुफा में छिपे हुए थे, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, वो बहुत ही निराशा महसूस कर रहे थे। उन्होंने बहुत निराशा महसूस किया। ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप द स्ट्रगल। उन्होंने इस संघर्ष को त्यागने के लिए अपने दिमाग में विचार बनाया। देन ही सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ अप ऑन ए लॉन्ग थ्रेड। तभी उन्होंने एक मकड़ी को अपने आप को एक लंबे सूत से झूलते हुए देखा। टू द रूफ ऑफ द केव, जो छत के, उस गुफा की छत पर जा रही थी। इट ट्राइड एंड ट्राइड, इसने बार बार प्रयास किया, बट ऑलवेज फेल शॉर्ट, लेकिन हमेशा थोड़ा सा पहले ही गिर जाया करती थी। ब्रूस वाच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स एफर्ट। ब्रूस ने उस छोटे से कीड़े के प्रयास को देखा। एट द 9th अटेम्प्ट इट सक्सीडेड। 9वें प्रयास में यह सफल हो गई। ब्रेवो, शाबाश, क्राइड ब्रूस, ब्रूस चिल्लाए। श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर। निश्चित रूप से मैं भी मकड़ी के समान जारी रख सकता हूँ। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं बार बार प्रयास करूँगा। एंड ही डिड सक्सीड एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और वह सफल भी हुए और उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र भी करा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है बच्चों कि किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। राजा ब्रूस को अपने आप को छिपाना पड़ा। कहाँ पर? इन द जंगल्स, मतलब जंगलों में। इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों में। इन स्कूल्स, मतलब विद्यालयों में, या फिर इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों में। तो कहाँ पर छिपाना पड़ा था बच्चों? इन द माउंटेन्स, मतलब पर्वतों में राजा ब्रूस को अपने आप को छिपाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड। उन्होंने बहुत निराशा महसूस की। इट मीन्स, इसका मतलब होता है ही वाज, कि वह थे, क्या थे? हैप्पी, मतलब खुश, या फिर सैड एंड विदाउट होप, मतलब दुखी और बिना आशा के, या फिर ए हार्ट पेशेंट, मतलब रोग के, एक हृदय के रोगी थे, या स्ट्रांग यानी शक्तिशाली थे। तो बच्चों वो कैसे थे? वो दुखी थे और बिना आशा के थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। फेल्ड शब्द का विलोम शब्द पैसेज में कौन सा है? वॉच्ड है, या फिर डिफीटेड है, या फिर सक्सीडेड है, या ट्राइड है। मतलब कौन सा है? देखा, या फिर हार गए,
या फिर असफल हो जाना या प्रयास करना। फेल मतलब क्या होता है? असफल होना, और सक्सीडेड मतलब सफल होना। तो आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए निर्देश है बच्चों, क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो, वाक्य को पूरा करो। एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, जो ही उसने मेरा नाम बुलाया, आई डॉट डॉट, अब क्या भरा जाएगा इसमें? रीच्ड होगा, या फिर वुड रीच होगा, या विल रीच होगा, या हैज़ रीच्ड होगा। तो बच्चों देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों का जब ये वाला पहला वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। अब डॉट डॉट पहले ही है, गीता इज़ ए ग्रेट बुक, मतलब गीता एक महान पुस्तक है। अब इसमें द भरा जाएगा, या फिर ए भरा जाएगा, या एन भरा जाएगा, या नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गीता क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, और धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डी लिख गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द समूहों को एक नया वाक्य बनाने के लिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित कीजिए। एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, और जो सही व्यवस्था है उसका चयन कीजिए। अब इसमें है क्या बच्चों? तो इसमें ग्रेट है, वी है, हैव है, शुड है, पेरेंट्स है, आवर है, फॉर है, रिस्पेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें? तो आपको देखें तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग वी का प्रयोग कर सकते हैं। वी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट के रूप में लाइए वी। फिर हेल्पिंग वर्ब है शुड और हैव, तो शुड हैव ले आइए। उसके बाद में ग्रेट भी है, तो ग्रेट को भी ले आइए। रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता के प्रति महान सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित प्रीपोजिशन से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई एम प्राउड ऑफ होगा, वैसे आपको हमने सीधे बता दिया। तो यहाँ पर ना तो एट होगा, ना ही फॉर होगा, ना ही टू होगा, तो होगा क्या? ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने छात्रों पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत है? मेकर गलत है, या फिर क्रिएटर गलत है, या ग्रेटर गलत है, या इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर गलत है बच्चों। इंस्पेक्टर में CTOR होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए निर्देश है, और निर्देश में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब इसमें क्या है, पैसेज देख लेते हैं। तो पैसेज कह रहा है इट वॉज नथिंग लेस देन ये लेटर टू गॉड। ये भगवान को एक पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। गॉड मतलब भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पेजेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे अपने खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए 100 पेजेस की आवश्यकता है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक के लिए आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, अब पूरी जो घटना हुई थी उस सब का वर्णन कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछ रहा है हु रोट ए लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र किसने लिखा था? भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया वह किसने लिखा? द पोस्ट मास्टर मतलब डाक बाबू ने, या फिर ए पोस्टमैन मतलब डाकिया ने, या फिर ए चाइल्ड यानी एक बच्चे ने, या फिर लेंचो। किसने लिखा था बच्चों? तो जो पत्र भगवान को लिखा गया था वो लेंचो ने लिखा था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ही नीडेड ये 100 पेजेस इन ऑर्डर टू। उसे 100 पेजेस की आवश्यकता क्या करने के लिए था? परचेज ये न्यू फील्ड एक नया खेत खरीदने के लिए, या वाटर हिज फील्ड अपने खेतों को पानी देने के लिए, या फिर सो हिज फील्ड अगेन अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स और अगली फसल आने तक परिवार को जीवित रखने के लिए, या फिर डू सम बिजनेस इंस्टीड ऑफ फार्मिंग खेती के बजाय कुछ और व्यापार करने के लिए। तो बच्चों उसे अपने खेतों को दोबारा बुआई कराने के लिए और परिवार को जीवित रखने के लिए 100 पेजेस की आवश्यकता थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 के लिए पुनः आपका एक निर्देश है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या कह रहा है इसमें? 11 नंबर कह रहा है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ... ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष जेल में बिताने पड़े थे ये आपको बताना है। 33 वर्ष, या फिर 20 वर्ष, या फिर 30 ईयर, या 29 ईयर। तो बच्चों नेल्सन मंडेला को 30 ईयर बनाना पड़ा था। इनकी जो पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इन्होंने खुद ही बताया है कि मुझे 30 साल जेल में रहना पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महासीर इज ए लार्ज फिश। महासीर एक बड़ी मछली है फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स मतलब जो ताज़े जल में पाई जाती है। ऑफ किसके ताज़े जल में? गंगा के, या फिर गोदावरी, या फिर कृष्णा, या फिर कावेरी। तो बच्चों किस में पाई जाती है? तो ये कावेरी के जल में पाई जाने वाली एक ताज़े पानी की बड़ी मछली है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बस में सवारी करना वल्ली वाज ए गर्ल मतलब वल्ली एक लड़की थी। कितने वर्षों की भैया? कितने साल की थी? 7 ईयर्स, या 8 ईयर्स, या फिर 10 ईयर्स, या 11 ईयर्स। तो बच्चों जो वल्ली थी जिसका पूरा नाम वल्लिका माई था, वल्लिया माई, तो वल्लिया माई जो थी उसका जो वो 8 वर्ष की थी। शॉर्ट में नेम उसको वल्ली कहा जाता था, जो कि 8 वर्ष की लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए निर्देश है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट मतलब दिए गए अंश को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब इसमें देखिए क्या कह रहा है द वे ए क्रो मतलब रास्ते में एक कौवा ने सूप डाउन ऑन मी मेरे ऊपर झकझोरा। क्या झकझोरा? द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को कहाँ से? फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। मतलब रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के एक पेड़ से बर्फ के कुछ कण को गिराया। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मतलब सही कथन का चयन कीजिए। हेमलॉक इज ए ट्री विद स्वीट हेल्थी फ्रूट्स। हेमलॉक एक मीठे स्वास्थ्यकारी फल का पेड़ है। या फिर हेमलॉक इज ए ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग। हेमलॉक एक यानी धतूरा एक ऐसा पेड़ है जो फर्नीचर बनाने के लिए काम में आता है। या हेमलॉक इज ए ट्री बियरिंग फ्रैग्रेंट फ्लावर्स मतलब धतूरा एक ऐसा पेड़ है जो सुगंधित फूलों को धारण करता है। या फिर हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री मतलब हेमलॉक अर्थात धतूरा एक जहरीला पेड़ है। तो बच्चों क्या सही होगा? हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री मतलब डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। ऊपर जो लाइनें हैं पंक्तियां हैं उसके कवि का नाम बताइए। तो क्या है? रॉबर्ट लीन है,
या फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, या वाल्ट विटमैन है? कौन है बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें है रॉबर्ट फ्रोस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए निर्देश है, और निर्देश क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करें। और आपको बता दें ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन होगा। सप्लीमेंट्री रीडर से ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है। तो अब इसके बाद में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है, 16 नंबर में कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग। कुत्ते के उपचार के दौरान द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने क्या किया था? प्रोवाइडेड द डॉग मैनी ईटेबल्स टू ईट। कुत्ते को बहुत सारी खाने योग्य चीज़ें खाने को दी। या ऑपरेटेड ऑन द डॉग, उस कुत्ते का ऑपरेशन कर दिया। या गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर। कुत्ते को बहुत मात्रा में भोजन दिया लेकिन कोई पानी नहीं दिया। या फिर केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब उस कुत्ते पर पर्याप्त नज़र बनाए रखा, उसे खाने के लिए कोई भी भोजन नहीं दिया लेकिन पर्याप्त पानी देता रहा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों कौन सा सही होगा? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्या कह रहा है? अनिल टाट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया। क्या सिखाया? राइट ओनली हिज नेम, केवल उसका नाम लिखना सिखाया। या कुक एंड एड नंबर्स, मतलब भोजन पकाना और नंबरों संख्याओं को जोड़ना सिखाया। या फिर कुक राइट एंड एड नंबर्स, मतलब पकाना, लिखना और संख्या जोड़ना सिखाया। या फिर कुक एंड राइट, मतलब पकाना और लिखना सिखाया। तो अनिल ने बच्चों हरी सिंह को भोजन पकाना भी सिखाया था, लिखना भी सिखाया था और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाया था। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर कह रहा है एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम ये बुक टाइटल। एवराइट की माँ ने उसे एक पुस्तक दिया जिसका नाम था, क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, मतलब तितलियों की यात्रा। या फिर द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, मतलब मोनार्क तितली की इतिहास। या फिर द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, यानी मोनार्क 10 की यात्रा। या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, मतलब मोनार्क तितली की यात्रा। तो बच्चों इसमें जो पुस्तक दिया था एवराइट की माँ ने, उसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, यानी कि आप लोगों का सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। भोली के पिता रामलाल के पास 7 बच्चे थे। कैसे? 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स। या फिर 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स। या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स। या 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो बच्चों 3 बेटे और 4 बेटियां थीं रामलाल जी के पास में, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा। राधा था सबसे बड़ी बेटी का नाम। दूसरे नंबर की बेटी का नाम मंगला था। और तीसरी बेटी का नाम था चंपा। तीसरी बेटी का नाम क्या था? चंपा। और चौथी बेटी का नाम था सुलेखा। और इसे ही सुलेखा को ही भोली भी कहा जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? चलिए ये 3 विकल्प को पहले देख लेते हैं। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मटिल्डा ने एक सच्चे हीरे की या वास्तविक हीरे का हार उधार लिया। एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, और उसे सही हीरे का ही हार वापस किया। या फिर माटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। माटिल्डा ने एक सही हीरे का हार उधार लिया बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, लेकिन उसे एक कृत्रिम हीरों का हार दिया। तो बच्चों उसने लिया था लोकल, दिया ओरिजिनल, तो वो गलत हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब लिया ओरिजिनल दिया लोकल, तो ये भी गलत हो गया। अब सी नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है।
सी नंबर कह रहा है माटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। माटिल्डा ने एक मतलब कैसे क्या कहते हैं कृत्रिम हीरे का हार उधार लिया, बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, लेकिन एक वास्तविक हीरे का हार वापस किया। या फिर माटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, मतलब माटिल्डा ने एक कृत्रिम हीरे का हार उधार लिया एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, और कृत्रिम हीरे का हार ही वापस भी किया। तो क्या होगा बच्चों, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक का हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग शेयर भी करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर होना चाहिए। और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब यहाँ पर 21 में पार्ट बी में कह रहा है, 21 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस इटली में ऑन May 12 to 1820 यानी 12 मई 1820 को हुआ था। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी। उनके पिता ने उनका नाम शहर के नाम के बाद में रखा, मतलब नाइटिंगेल उनको कहा उनका नाम था और उनके शहर के साथ रखा गया तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया। वेयर सी वाज बॉर्न, जहाँ उनका जन्म हुआ था। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स। उनका जीवन में इकलौता लक्ष्य नर्स बनना था। एंड सो सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, और इसलिए उन्होंने शादी के सभी विचारों को त्याग दिया। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और व्यक्तिगत खुशियों के विचारों को सोचना भी त्याग दिया, छोड़ दिया। सी स्पेंड्स ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, आफ्टर हॉस्पिटल, मतलब वह एक के बाद एक अस्पताल में अक्सर जाया करती थी जिसमें उन्होंने वर्षों बिता दिया। डे एंड नाइट, एक मिनट, डे एंड नाइट मतलब दिनों रात। सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में प्रत्येक बिस्तर के पास जाती थी। टू सी, देखने के लिए, दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कि कोई भी मरीज उपेक्षित ना हो। एंड दैट ऑल वेयर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, और ये कि सभी लोग उतने आरामपूर्ण हों जितना कि संभव हो सके। हाउएवर, जैसा कि, हाउएवर हार्ड सी माइट हैव वर्कड, उन्होंने इतना कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न किया, ऑल डे मतलब पूरा दिन, वो पूरा दिन कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न किए रहती, एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात, सी वुड टेक हर लैम्प, वो अपना लालटेन ले लेती थी, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक जाया करती थी। द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सैनिक उन्हें लालटेन वाली महिला कहते थे। एंड दैट इज़ द नेम बाई हुइच, और यही वह नाम है जिसके द्वारा द वर्ल्ड हैज़ रिमेंबर्ड हर एवर सिंस, संसार उन्हें आज भी याद करता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ, क्या कह रहा है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उनके माता पिता के द्वारा कैसे रखा गया। तो भैया फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उनके माता पिता के द्वारा उनके शहर के नाम के बाद में रखा गया। वेयर सी वाज बॉर्न फ्लोरेंस इन इटली, जहां वह फ्लोरेंस में इटली में पैदा हुई थी। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लक्ष्य क्या था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लक्ष्य एक नर्स बनना था, एक परिचारिका बनना था। अगला कह रहा है व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, सैनिक उन्हें क्या कहते थे, तो भैया द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, सैनिक उन्हें
लालटेन वाली महिला कहते थे। क्या कहते थे? लालटेन वाली महिला। इसके बाद में डी नंबर क्या कह रहा है? डी नंबर कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन। इस पैसेज में भूल जाने का विलोम शब्द कौन सा शब्द है? तो द वर्ड इन द पैसेज, मतलब इस सब पैसेज में शब्द जो है दैट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड, जो फॉरगॉटन शब्द का अपोजिट है, इज रिमेंबर्ड। क्या बच्चों? तो रिमेंबर्ड है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी कर दीजिए और सभी लोग शेयर तो ज़रूर करते रहिए। एक एक लोग अगर एक एक लोगों के पास शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों के पास शेयर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे प्राप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं आंसर में। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा है आप अच्छे होंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड टू इन्वाइट यू माई एल्डर सिस्टर्स वेडिंग। मैं आपको अपने बड़ी बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए बहुत अधिक उत्साहित हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी ए ब्लास्ट। एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एंड वी वुड लव फॉर यू टू बी दियर टू सेलिब्रेट विद अस। और हम चाहते हैं, हम पसंद करते हैं कि आप इस समारोह में मनोरंजन में हमारे साथ बने रहें। द वेडिंग इज़ ऑन 24 नवंबर एट गोंडा। जो मतलब शादी 24 नवंबर को गोंडा में है। वी विल हैव लोड्स ऑफ फन। हमारे पास बहुत सारे मज़े होंगे। ग्रेट फूड, अच्छे भोजन होंगे। एंड एव्यूसम कंपनी, और अद्भुत साथ होगा। इट विल बी एव्यूसम, ये बहुत अद्भुत होगा। इफ़ यू कुड मेक इट, यदि आप भी इसमें जुड़ सकें। डू लेट मी नो, आप मुझे अवगत कराइए। इफ़ यू कैन कम, कि क्या आप आ सकते हैं। सो वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ताकि हम आवश्यक व्यवस्थाएं बना सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आपसे सुनने के लिए इंतज़ार रहेगा। बेस्ट विशेज़ क्या है? आपका नाम, यानी यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। परीक्षा के दौरान आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। कक्षा 10 वाले बोर्ड परीक्षार्थियों को कहीं पर भी नाम नहीं लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या बच्चों, अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। अपने कॉलेज की पुस्तकालय की स्थिति को सुधारने का निवेदन करते हुए। चलिए देख लेते हैं भैया। टू मतलब सेवा में। द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य महोदय, लेट श्री राम रंग वर्मा इंटर कॉलेज, इंदिरा नगर, धानेपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर मतलब सम्मानित श्रीमान जी। आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे कॉलेज की पुस्तकालय की स्थिति में सुधार करें। द लाइब्रेरी नीड्स मोर बुक्स। पुस्तकालय को अधिक किताबों की आवश्यकता है। स्पेशली फॉर आवर कोर्स, विशेष रूप से हमारे पाठ्यक्रमों के लिए। एंड द रीडिंग रूम रिक्वायर्स बेटर फर्नीचर एंड फैसिलिटीज़। और जो अध्ययन कक्ष है उसमें और अच्छे फर्नीचर और सुविधाओं की आवश्यकता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त द इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट संपर्क का होना चाहिए। एंड डिजिटल रिसोर्स, और डिजिटल संसाधन होने चाहिए। नीड एन अपग्रेड, जिससे एक बहुत ही अद्भुत आवश्यकता है और उन्नत की आवश्यकता है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर आवर रिक्वेस्ट। मैं आपसे हमारे निवेदन पर विचार करने का निवेदन करता हूँ।
and take necessary steps to enhance the library's infrastructure। और पुस्तकालय के संरचना को सुधार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद। सिंसियरली या योर ओबेडेंटली यहाँ दोनों कर सकते हैं। नाम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। डेट जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन का हो जाएगा, जैसा कि इसमें पढ़ा हुआ है 15/11/2025। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से पहले एक बार सभी लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और अगर लाइक कर चुके हैं तो आप लोग वैसे ही कोई भी इमोजी बना करके कमेंट में भेजिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को अधिकतर शेयर कर दीजिए अधिकांश लोगों के पास, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आप एक चुनाव दृश्य का वर्णन एक 80 से 100 शब्दों में करना है, जिसमें हिंट्स क्या है, टाइम एंड प्लेस मतलब समय और स्थान, सीन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्टेशन के बाहर का दृश्य, सीन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन के भीतर का दृश्य, पोलिंग मेथड मतलब मतदान की प्रक्रिया, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं। चलिए देख लेते हैं आंसर में क्या है। तो द डे बिगेन विद वोटर्स अराइविंग एट 7 AM। दिन की शुरुआत मतदाताओं के 7 बजे पहुंचने के साथ शुरू होता है। ईगर टू कास्ट देयर वोट्स, अपने वोट का कीमत समझने के लिए उत्सुक होते हैं। आउटसाइड, बाहर, लॉन्ग क्यूज फार्म बहुत लंबी कतारें बनाई गई, एंड पुलिस पर्सनल मेंटेन्ड ऑर्डर, और पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से पूरे नियमों को व्यवस्थित किया। इंश्योरिंग ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए। फिर क्या है, इनसाइड द पोलिंग के भीतर, पोलिंग स्टेशन मतदान स्टेशन केंद्र के भीतर, ऑफिशियल्स चेक्ड वोटर आईडीज, अधिकारी लोग मतदाताओं के पहचान पत्र को जांचते थे। वेरीफाइड नेम्स ऑन द इलेक्टोरल रोल, और जो चुनाव यानी मतदाता सूची से मतदाताओं का नामों को मिलान करते थे। एंड गाइडेड वोटर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स, और मतदाताओं को ईवीएम के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए निर्देश देते थे। द वोटिंग प्रोसेस वाज स्मूथ, मतदान की प्रक्रिया बहुत शांत थी। विद वोटर्स मार्किंग दियर चॉइसेस इन ए काम एंड कंपोज्ड मैनर, जिसमें मतदाताओं को एक शांत और कह सकते हैं सभ्य वातावरण में अपने लोगों को चुनने की स्वतंत्रता थी। अथॉरिटीज़ इंश्योर्ड, यानी जो अधिकारी थे भरोसा दिलाते थे, दैट सैनिटाइजर्स एंड मास्क वेयर अवेलेबल फॉर वोट्स, कि सैनिटाइजर और मास्क वोटरों के लिए मतदाताओं के लिए अनिवार्य था। एंड स्टाफ के लिए भी। मेंटेनिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बनाए रख सकें। द एडमिनिस्ट्रेशन हैड मेड एडक्वेट अरेंजमेंट्स, प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई थी। इंक्लूडिंग रैम्स फॉर डिसेबल्ड वोटर्स, डिसेबल यानी जो असमर्थ मतदाता थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। एंड सेपरेट क्वीज फॉर वोमेन, और महिलाओं के लिए अलग लाइन थी। एंड सीनियर सिटीजन्स, और जो श्रेष्ठ यानी वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए भी अलग व्यवस्था थी। द पोलिंग ऑफिशियल्स वेयर एफिशिएंट, मतदाता यानी जो मतदान अधिकारी थे वे सभी पर्याप्त महत्व को समझते थे या समर्थवान थे। एंड दियर एफर्ट्स क्रिएटेड ये पीसफुल इन्वायरमेंट, और उनके प्रयास ने एक शांत वातावरण बनाया था। इनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जिसमें अधिकांश प्रतिभागी प्रोत्साहित करते हुए। ओवरऑल द इलेक्शन सीन वाज ए टेस्टामेंट टू द कंट्रीज रोबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस,
कुल मिलाकर के या कह सकते हैं अंततः चुनाव एक देश का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र था या परीक्षण था। शोकेसिंग द एंथुसियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट, मतलब अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का ये उनकी जिम्मेदारी और उत्साह था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में आप इसको ज़रूर कर लेना। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको एक लेख लिखना है। ऑन स्मार्टफोन यूजेज एंड मिसयूजेज, मतलब स्मार्टफोन यूज़ और मिसयूज का, ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बेलो, जो नीचे बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर, जिसमें पहला बिंदु क्या है बच्चों, गूगल सर्चिंग, दूसरा है इंटरटेनमेंट, तीसरा है कॉन्टैक्ट, चौथा है शॉपिंग, पांचवा है साइबर क्राइम्स और छठवां है हार्मफुल इंडल्जेंसेस, मतलब कि नुकसानदायक या हानियाँ। स्मार्टफोन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फॉर आवर लाइव्स, स्मार्टफोनों ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। ऑफरिंग ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें हमें संभावनाओं का एक संसार प्रदान किया है। एट आवर फिंगर टिप्स, हमारी अंगुलियों की नोक पर। वी कैन एक्सेस वास्ट इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल, हम गूगल से बहुत विशाल जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्टे इंटरटेन्ड विद एप्स, अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम मनोरंजन ले सकते हैं। कनेक्ट विद लव्ड वंस, प्रत्येक अपने प्रिय लोगों से जुड़े रह सकते हैं। एंड शॉप ऑनलाइन, और ऑनलाइन दुकानदारी भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। हाउएवर एक्सेसिव यूज़ कैन लीड टू मिसयूज, जैसा कि अत्यधिक उपयोग दुरुपयोग में बदल जाता है। सच एज इंडल्जिंग इन साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर क्राइम का अपराध को बढ़ाता है। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत अवधारणाएं फैलाता है। एंड वेस्टिंग टाइम ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और कह सकते हैं व्यर्थ में क्रियाकलाप करने से समय की बर्बादी हो सकती है। मोरओवर, इससे भी अधिक, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हार्म आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मोबाइल का अधिक समय तक उपयोग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। लीडिंग टू एडिक्शन, जिसमें लत को बढ़ा सकता है। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक एकांतता बढ़ा सकता है। एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और हमारी रचनात्मकता को कम कर सकता है। टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क, मतलब लाभ को अधिक करने के लिए और हानि को कम करने के लिए, खतरों को कम करने के लिए, वी मस्ट यूज स्मार्टफोन्स रिस्पॉन्सिबली, हमें स्मार्टफोन का प्रयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। सेट बाउंड्रीज, मतलब सीमाएं व्यवस्थित करना चाहिए। एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन यूजेज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जीवन के अन्य उपयोगों और योजनाओं के प्रति संतुलन बनाए रखना चाहिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, वी कैन हार्नेस दियर पोटेंशियल, हम उनकी उच्च क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाइल एवॉइडिंग पिटफॉल्स, उसकी हानियों से बचते हुए। क्वेश्चन नंबर 24, और 24 से पहले सभी लोग लाइक कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और इसे अपने अपने मित्रों के पास में सभी लोग शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं तो हम क्या करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का ए कह रहा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए आप पुनः इन वाक्यों को लिखिए। इस वाक्य को, नीचे दिए गए वाक्य को, तो क्या कह रहा है भैया, द मदर सेड टू हर सन, माता ने अपने बेटे से कहा, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज, इन दिनों आप अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आंसर देखिए, तो द मदर क्या हो जाएगा, द मदर सेड टू का बच्चों आस्क्ड हो जाएगा। द मदर आस्क्ड हर सन, माता ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा,
व्हाई जो आपका है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे ही कंजक्शन ले लीजिए व्हाई। यू की चेंजिंग हर सन से होगा तो ही हो जाएगा। ये आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज नॉट। इसके बाद में क्या है बच्चों, पेइंग है तो पेइंग का आपका पेइंग ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पेइंग ही रह जाएगा। अटेंशन का अटेंशन हो जाएगा, पेइंग अटेंशन। उसके बाद में और क्या बच रहा है, टू, टू योर की चेंजिंग हर सन से होगा तो हिज हो जाएगा, हिज। बुक्स हो जाएगा, बुक्स। और दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, डेज का डेज हो जाएगा, तो दोज डेज। इस प्रकार से आप लोगों का बन गया द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, तो बी नंबर में कह रहा है बच्चों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो क्या कह रहा है, यू नो हिम वेल, तुम उसे अच्छे से जानते हो। तो हिम इधर आएगा पैसिव में तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज लगेगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन हो गया। अब नो के साथ में बाई नहीं बल्कि टू लगता है, नो टू यू। उसके बाद में वेल लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से आप लोगों का हो गया ही इज़ नो टू यू वेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो है सी कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिसमें क्या है, हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। तो हरी का क्या करना है, एच कैपिटल में कर देना हरी, फिर हो जाएगा सेड टू अमन, अमन का ए कैपिटल में कर देना, कामा लगा लेना है। उसके बाद में इन्वर्टेड कामा लगा लेना है, फिर आई कैपिटल में हो जाएगा, आई लाइक। उसके बाद में योर, योर ड्रेस, और फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। और इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। और डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में बदलो। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, तो अशोक कौन था, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, यानी अशोक वाज ए ग्रेट यानी रिनोन्ड, रिनोन्ड एम्परर। अशोक एक प्रसिद्ध बादशाह था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो भैया ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, वेरी मच, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। फिर कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। तो आफ्टर द कलिंग वार यानी कलिंग के युद्ध के बाद ही बिगेन टू हेट वार, वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। तो ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया या करने लगा, डूइंग गुड मतलब अच्छा करने लगा, वर्क मतलब अच्छे कार्य, फॉर हिज सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा के लिए, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य करने लगा। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों, बार बार ना कहना पड़े, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करते रहिए। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। Whom did लेंचो कॉल ए बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो ने बेईमानों का समूह किसे कहा, एंड वाई और क्यों कहा, दोनों बताना है, किसे कहा और क्यों कहा। तो भैया लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों को बेईमानों का एक समूह कहा। बिकॉज क्योंकि दे कुडेंट फुलफिल हिज रिक्वेस्ट फॉर मनी, क्योंकि वे रुपये के लिए उसके निवेदन को पूरा नहीं कर सकते थे। एंड ही बिलीव्ड और वह विश्वास करता था, दे वेयर डिसऑनेस्ट कि वे बेईमान थे। थिंकिंग सोचते हुए, दे केप्ट द मनी कि वे रुपए रखते थे, रख लिए थे। ही हैड आस्क्ड फॉर इन हिज लेटर टू गॉड, जो उसने अपने भगवान के पत्र में मांगा था, उसमें से उन लोगों ने उसके रुपयों को चुरा लिया था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। आंसर आर में क्या कह रहा है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने एक डायरी क्यों बनाया। तो एनी फ्रैंक मेंटेन ये डायरी, एनी फ्रैंक ने एक डायरी बनाया टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, थॉट्स मतलब विचारों को, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव करने के लिए, व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली ड्यूरिंग
वर्ल्ड वार सेकेंड। WW सेकेंड मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड। यानी एनी फ्रैंक ने अपने भावनाओं, विचारों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार के साथ छिपे होने के समय अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए एक डायरी बनाया। सी नेम्ड इट किटी, उसने इसका नाम किटी रखा। एंड रोट लेटर्स टू इट, और इसमें पत्रों को लिखा। फाइंडिंग सोलेस इन राइटिंग एमिडेस्ट द ट्रामेटिक सर्कमटेंसेस, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी लिखने में आनंद, अकेलापन पाकर के खुश थी। प्रिजर्विंग हर स्टोरी, अपनी कहानियों को संरक्षित करती थी। एंड इमोशंस फॉर पोस्टेरिटी, और भावनाओं को आने वाले लोगों के लिए वह एकत्रित करती थी। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। वल्ली एक बच्ची क्यों नहीं कहलाना चाहती थी? तो वल्ली डिडेंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली एक बच्ची नहीं कहलाना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड टू बी सीन एज ग्रोन अप, क्योंकि वह बड़े लोगों के रूप में देखी जानी चाहती थी। एंड इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र देखी जानी चाहती थी। एज 8 years ओल्ड, 8 वर्ष की उम्र के रूप में। सी वाज मेच्योर, वह परिपक्व थी। एंड टुक केयर ऑफ हरसेल्फ, और अपना खुद का ध्यान रखती थी। ट्रेवलिंग एलॉन ऑन द बस, बस में अकेले यात्रा करना। एंड फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, और अपमानित महसूस करना। व्हेन ट्रीटेड लाइक ए यंग चाइल्ड, जब उसे एक छोटी लड़की के रूप में व्यवहार किया जाता था। yearning फॉर रिकग्नाइजेशन एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वह अपना पहचान बनाने की इच्छा रखती थी। इसके बाद में बच्चों अगला क्या कह रहा है? तो अगला आप लोगों का है अगला नंबर, अथवा में मान लो आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसे कर लेना। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचारों से, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन क्या है? तो इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचारों में, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज़ इट्स पीपुल, एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। एम्फेसाइजिंग, ये दृढ़ता प्रकट करते हुए, दैट द ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, की सच्ची शक्ति और संपन्नता ऑफ ये कंट्री, मतलब एक देश का, लाई इन द गुडनेस, मतलब अच्छाइयों में होती है, स्किल्स कुशलताओं में होती है। एंड यूनिटी ऑफ इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों की एकता में होती है। रेदर देन जस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक उसी प्रकार की अपेक्षा के अनुसार जैसा कि प्राकृतिक संसाधन और मटेरियल वेल्थ, या फिर जो पदार्थिक संपत्ति है उससे अपेक्षाकृत बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बच्चों, 26 नंबर में है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी प्रश्नों में से किसी भी एक का आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी? व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने कौन सा अध्याय सीखा? तो चलिए देख लेते हैं भैया। किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी। बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर गया था। एंड सी वाज ग्रीफ स्ट्रिकन, और वह दुख से जकड़ी हुई थी। सी सॉट ए क्योर फ्रॉम बुद्धा, उसने बुद्ध से उपचार खोजा। हु आस्क्ड हर टू फेच ए मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, जिन्होंने उससे एक मुट्ठी सरसों के दाने एक ऐसे घर से मांगे, अनटच्ड बाय डेथ, जहाँ पर मृत्यु ने कभी स्पर्श ना किया हो। सी कुडेंट फाइंड वन, वह कभी भी एक घर नहीं पा सकी। रियलाइजिंग, ये जानते हो डेथ इज यूनिवर्सल, की ये मृत्यु ब्रह्मांड में सार्वभौमिक सत्य है। बुद्धा टॉट हर, बुद्ध ने उसे सिखाया, दैट सारो इज इनविटेबल, कि दुख अभिन्न है। एंड एक्सेप्टिंग लॉस इज की टू ओवरकमिंग ग्रीफ, और दुख को जीतने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके हानि को स्वीकार करना। सी लर्नड टू कॉप विद हर लॉस एंड फाइंड पीस, उसने अपने हानि के साथ, हानि को साथ मतलब सहयोग करना सीख लिया, रहना सीख लिया, और शांति को प्राप्त करने का तरीका सीख लिया। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना। हाउ डिड द बस कंडक्टर
रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली का स्वागत कैसे किया? तो भैया कैसे किया? द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली का स्वागत किया विद ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ। ट्रीटिंग हर लाइक एन एडल्ट, उसका एक वयस्क के रूप में व्यवहार करते हुए। ही वॉज फ्रेंडली एंड कोर्टियस, वह मित्रवत और विनम्र था। कलेक्टिंग हर फेयर, उसके किराए को इकट्ठा करते हुए। एंड गिविंग हर ये प्रॉपर सीट, और उसे एक अच्छी सीट बैठने के लिए उचित सीट भी दिया। He even engaged in a light-hearted conversation, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत में भी सम्मिलित रहा। आस्किंग, पूछते हुए। इफ शी वॉज ट्रेवलिंग एलॉन, की क्या वो अकेली यात्रा कर रही थी। शोइंग नो सरप्राइज एट हर सोलो जर्नी, उसके अकेली यात्रा पर कोई भी आश्चर्य न दिखाते हुए। हिज वार्म डिमेनर मेड वल्ली फील कंफर्टेबल, उसके इस गर्मजोशीपूर्ण व्यवहार ने वल्ली को और अधिक आरामदायक एंड रिस्पेक्टेड, और सम्मानित महसूस कराया। एक्नॉलेजिंग हर इंडिपेंडेंस, उसके स्वतंत्रता को जानते हुए। अब इस प्रकार से बच्चों हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 27 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। कह रहा है 27 नंबर, हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर इन द जंगल। मतलब एक चिड़ियाघर का बाघ एक जंगल वाले बाघ से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है। तो भैया ए टाइगर इन द जू इज ए कैप्टिविटी, इज इन कैप्टिविटी, मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ सक्षमता में, मतलब उसको सीमित में है, सीमितता में, कॉन्फाइड, बंधा हुआ है। एंड डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, और मनुष्यों पर निर्भर है। वेयर एज ए टाइगर इन द जंगल, जबकि एक जंगल में बाघ इज फ्री, मतलब स्वतंत्र है। विल्ड, जंगली है। एंड इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र है। रोमिंग इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक निवास में घूमते हुए। विद एक्सटिंक्ट एंड पावर, दृढ़ता, स्वच्छंदता और शक्ति के साथ। शो केसिंग इट्स ट्रू नेचर एंड मैजेस्टी, जो इसके सच्ची प्रकृति और चमत्कार को, आकर्षण को दिखाता है। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर दीजिए। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम में वर्णित किए हुए किसी भी 4 लाइन कविता का लिखिए। और डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को, लाइनों को कभी भी नकल मत करना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, नीचे दिए गए टॉपिक में से किसी भी एक प्रश्न का, मतलब एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। ए टाइगर इन द जू है, डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है। अब इसमें से किसी एक का आपको करना है। चलिए हम लोग ए टाइगर इन द जू का कर देते हैं। ए टाइगर इन द जू, मतलब द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर्स नेचुरल स्टेट इन द विल्ड, मतलब ये कविता एक जंगली बाघ के, यानी बाघ के एक प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में रहने वाले बाघ, एंड इट्स कॉन्फाइड लाइफ इन ए जू, और चिड़ियाघर में बंद हुए एक बाघ के बीच में विरोध दर्शाता है। सिंबोलाइजिंग द लॉस ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के हानि का एक प्रतीक है। एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और प्राकृतिक स्वभाव का एक हानि का प्रतीक है। इवोकिंग फीलिंग्स ऑफ सिंपथी, उसके प्रति सहानुभूति का एक भावना प्रकट करता है। एंड हाईलाइटिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन विल्ड लाइफ, और जंगली जीवन पर मानव के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी एक कविता का 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहना है। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी का उपचार कैसे किया। तो डॉक्टर जेम्स हेरियट क्योर्ड ट्रिकी बाय पुटिंग हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, डॉक्टर जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को एक कठोर भोजन की नियमावली पर रखकर उसका उपचार किया। विद होल्डिंग फूड
उसके भोजन को रोक करके, एंड प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा और पर्याप्त मात्रा में व्यायाम दे करके उसको उपचार किया। एज ट्रिकी रिकवर्ड, जब ट्रिकी में सुधार हो गया, द डॉक्टर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड ए बैलेंस डाइट, तो डॉक्टर ने पूरी तरीके से उसे एक संतुलित आहार दिया, हेल्पिंग ट्रिकी रिगेन हेल्थ एंड विटेलिटी, ट्रिकी के स्वास्थ्य और उसके महत्व को पुनः वापस पाने में, प्रोवाइडिंग दैट समटाइम्स, ये प्रदान करते हैं कि कभी कभी लेस ट्रीटमेंट इज़ मोर इफेक्टिव, मतलब हल्का फुल्का उपचार ज़्यादा प्रभावशाली होता है देन एक्सेसिव मेडिकेशन, मतलब अत्यधिक दवाओं की अपेक्षा। अब इसके बाद में बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो भैया भोलीज फादर रामलाल वाज वरीड अबाउट हर, भोली के पिता रामलाल उसके बारे में चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि सी वॉज कंसिडर्ड अनएट्रैक्टिव, उसे अनाकर्षक मानी जाती थी, एंड सिंपल माइंडेड, और साधारण दिमाग वाली मानी जाती थी, ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस एंड स्टेमरिंग स्पीच, अपनी शारीरिक बनावट और हकलाने वाली भाषा के कारण, मेकिंग हिम एनेक्सियस, जो उन्हें चिंतित बनाती थी, अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी शादी की योजनाओं के बारे में, एंड फ्यूचर वेल बीइंग इन ए सोसाइटी, और एक ऐसे समाज में उसके भविष्य की चिंता के बारे में, वैल्यूइंग ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्वालिटीज़, जो पारंपरिक महिलाओं के गुणों का महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोगों को लाइक शेयर करते रहना है। कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। क्या कह रहा है भैया? व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता, इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता तो क्या होता? तो भैया इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता, सी एंड हर हस्बैंड वुड हैव कंटिन्यूड लिविंग ए कंफर्टेबल, तो वह और उसके पति एक आरामदायक तरीके से, एल्वियट मॉडेस्ट, मतलब पर्याप्त विनम्रता के जीवन को या सभ्यता के जीवन को जीने में जारी रखते, निरंतर जारी रखते। दे माइट हैव इंजॉयड द सोशल स्टेटस, वह सामाजिक स्थिति एंड पार्टीज और समारोहों का आनंद भी ले सकते थे, बट इट इज़ लाइकली माटिल्डाज डिजायर, लेकिन ये माटिल्डा की इच्छा थी, फॉर लग्जरी एंड वेल्थ, मतलब विलासिता, सुख, वैभव और धन की, वुड हैव परसिस्टेड पॉसिबली लीडिंग टू फर्दर डिसकंटेंट, मतलब जो संभवतः उसे एक अत्यधिक संतुष्टि की ओर ले जाती थी, ले गई, एंड स्ट्रगल्स टू मेंटेन अपीयरेंस, और अपनी शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, अल्टरिंग दियर लाइफ ट्रैजेक्टरी इन अनफॉर्सीन वेज, मतलब अप्रत्याशित तरीकों से उन्हें अपने जीवन जीने का तरीका परिवर्तित करना पड़ा, परहैप्स, शायद, लीडिंग टू ए ग्रेटर हैप्पीनेस और डीपर ट्रबल्स, शायद वह उसे अत्यधिक खुशी की ओर या फिर गहरे दुखों की ओर, परेशानियों की ओर जा सकते थे। अब इसमें बी नंबर कह रहा है, व्हाई डिड द थीफ बिकम ए फ्रेंड टू अनिल, मतलब चोर अनिल का एक मित्र क्यों बना? तो द थीफ हरी सिंह बिकेम ए फ्रेंड टू अनिल, हरी सिंह चोर अनिल का एक मित्र बना, बिकॉज क्योंकि अनिल शोड हिम काइंडनेस, अनिल एंड ट्रस्ट, अनिल दया और भरोसा दिखाता था, ऑफरिंग हिम शेल्टर एंड फूड, उसे भोजन और आवास प्रदान करता था, विदाउट जजमेंट, बिना किसी निर्णय के, अनिल्स सिंपल जेनरसिटी, अनिल की साधारण उदारता, एंड लैक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टच्ड हरी, और मतलब कह सकते हैं धोखे की या बर्बादी की कमी के कारण उसने हरी को स्पर्श किया, एवाकनिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, एक मानवीय लगाव के समझ को उसके अंदर विकसित कर दिया, हरीज इंटेंशन चेंज, हरी की विचारधाराएं बदल गई, एंड ही बिगेन टू सी अनिल एज ए फ्रेंड, और वह अनिल को एक मित्र के रूप में देखने लगा,
नॉट ए टारगेट, एक लक्ष्य के रूप में नहीं। लीडिंग टू ए जेन्यून बॉन्ड, एक साधारण शर्त, लगाओ एंड हरीज ट्रांसफॉर्मेशन, और हरी के रूपांतरण को बढ़ाते हुए एज ही स्टार्टेड टू वैल्यू रिलेशनशिप्स ओवर मटेरियल गेन, वह पदार्थों को पाने की अपेक्षा जिससे उसने रिश्तों को महत्व देना सीख लिया था। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कवर किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे बताइए, कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, कल शाम 7 बजे से संभवतः आप लोगों का एसएसटी का क्लास चलेगा। एसएसटी का क्लास आप लोगों का रहेगा शाम 7 बजे, जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।